आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। इसके बाद अगर मुझे इससे कुछ पता चलता है उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगी। अब जल्दी से अनिका वहाँ का दरवाज़ा बंद करती है और चाबी को सरस्वती को ही देकर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को रोड पर चलाने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी एक सुनसान एरिया में रुकती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट कर जरूर जाना। अंकल के लिए हैं या फिर उसके पापा करण के लिए हैं, इस बारे में अनिका नहीं समझ पा रही थी। और ये अनिका ने उनमें से एक कार्ड अपने पास रख लिया। उसके बाद अनिका जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी क्योंकि अनिका को आज कहीं और भी जाना था। वह सोच लेती है आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगर मुझे इससे कुछ पता चलता है उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगी। अब जल्दी से अनिका वहाँ का दरवाज़ा बंद करती है और चाबी को सरस्वती को ही देकर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को रोड पर चलाने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी एक सुनसान एरिया में रुकती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट कर जरूर जाए। एरिया में अपनी गाड़ी रोकती है। वह एक ब्रिज के नीचे ही खड़ी हो जाती है। अपनी गाड़ी को साइड लगाकर आराम से खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। उसमें से एक व्यक्ति ने अपने पूरे फेस को कवर किया था, लेकिन जब उसने अनिका की गाड़ी देखी तो वह भी उस तरफ ही अपनी गाड़ी को ले जाता है और गाड़ी को साइड करके लगा के आराम से गाड़ी से उतरकर अनिका के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनिका भी देख पा रही थी कि वो व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है। अनिका के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है क्योंकि अनिका ने ही उस व्यक्ति को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। वह और कोई नहीं बल्कि विक्की था, जो कि अनिका से बात करना चाहता था और अनिका भी विक्की से बात करना चाहती थी। रोहित को ये सब नहीं बताना चाहती थी, इसलिए अनिका ने विक्की को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। अब विक्की अनिका के बिल्कुल सामने आ जाता है और अपने फेस को कवर ही रखा हुआ था। अनिका उससे बातें करने लग जाती है क्योंकि अनिका ने भी अपने फेस को अच्छे से कवर किया था ताकि उन्हें यहाँ पर बात करते हुए कोई पहचाने नहीं, क्योंकि विक्की का मानना था कि दमयंती के व्यक्ति उसे हर वक्त उस पर निगाहें बनाकर रखते हैं। इसलिए वह रात के टाइम घर से गाड़ी से बाहर निकलकर आराम से आया और इधर उधर देखने के बाद ये अनिका के पास उतरकर उसके पास आगे की तरफ बढ़ किसे कहती है, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ क्योंकि मुझे घुमा कर फिरा कर बातें करने का कोई भी शौक नहीं है और मैं तुमसे भी यही आशा करती हूँ कि मेरे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल प्रॉपर सही तुम दो। अब विक्की भी अपनी गर्दन हामी में हिला देता है। अनिका ने नोटिस कर लिया था कि विक्की की तबीयत काफ़ी खराब चल रही है क्योंकि वह जब चलकर उतर कर आया अनिका की प्रॉपर निगाहें उस पर ही बनी हुई थी। उसका उतरने का स्टाइल और उसका खड़ा होने का स्टाइल, जिसमें एटीट्यूड पूरा भर कर उसके अंदर था, लेकिन आजकल वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस ब्रिज के नीचे साइड में कुछ पत्थर के ढेर से कुछ चट्टे बने हुए थे। अनिका विक्की को हाथ के इशारे से बैठने का इशारा करती है। विक्की वहाँ पर आराम से बैठ जाता है। अनिका भी उस साइड वाले चट्टे पर आराम से बैठ जाती है। फिर अनिका उससे पूछना स्टार्ट करती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने आकाश को क्यों चेंज करने में क्यों दमयंती की हेल्प की? और सबसे अच्छे मित्र के साथ तुमने विश्वासघात क्यों किया? उसकी कंपनी के बारे में भी तुमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन तुमने दमयंती को दी। तुमने आकाश को एक दोस्त होने के नाते इतना बड़ा धोखा दिया है, क्यों दिया है? विक्की अनिका की बातों को सुनकर पश्चाताप में घिर जाता है और लेकिन विक्की के पास अब कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। वह बस लगातार अनिका की बातों को ही सुनता जा रहा था। जब अनिका ने देखा कि विक्की कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तब एक बार अनिका गुस्से में कहती है,
क्या तुम मुझे क्या बताओगे? अब विक्की अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं क्या बता सकता हूँ अनिका, तुम्हें सब कुछ बातों का तो पता ही है, अब मैं क्या बताऊँ। उस समय में मैं मजबूर हो गया था अपने दोस्त को धोखा देने के लिए, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैंने बाद में, जब दमयंती ने नकली आकाश को मारने का भी आदेश दिया था, तो मैं वह काम करने से बिल्कुल भी इनकार कर चुका था। मुझे अपनी मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा, इसलिए मैंने उस काम के लिए मना कर दिया था। हालांकि इस बात के लिए अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं सागर सान्याल से भी मिला सकता हूँ। उसने सागर सान्याल से भी मेरे साथ देने की बात की थी। इस बात के लिए अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं सागर सान्याल से भी मिला सकता हूँ तुम्हें। उसमें सागर सान्याल ने भी मेरा साथ दिया था, लेकिन अगले ही पल जब मुझे पता चला कि सागर सान्याल की तो मौत हो चुकी है, अब तुम ही बताओ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर बताऊं और क्या बता सकता हूं, क्योंकि जब यह सब प्लानिंग चल रही थी तब दमयंती ने मेरे पापा को किडनैप कर लिया था। मेरे पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं था। मैं ना तो तुम्हें धोखा देना चाहता था और नहीं गुलेरिया परिवार को, और आकाश तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। तुम ही बताओ कैसे आकाश को धोखा दे सकता था। अब विक्की अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं अपनों के आगे मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे मेरे पापा को मौत के घाट भी उतार सकती थी। और रही दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इससे कोई भी अफसोस नहीं होगा। तुम मुझे जान से मार सकती हो, इसका मुझे कोई भी गम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इतना कहते हुए वह विक्की अपने शब्दों को अपने अंदर ही रख लेता है और अब वह कोई जवाब ही नहीं देता। अब अनिका भी समझ जाती है कि विक्की अब बोलना क्या चाहता है। फिर एक पल के लिए अनिका फिर विक्की से कहती है, ये तुम्हारी हालत। तब विक्की कहता है, बस कुछ नहीं, जाने दो। अनिका जो कि एक डॉक्टर थी, वह समझ जाती है कि विक्की को शायद कोई सीरियस बीमारी हो चुकी है। वह फिर से पूछती है, क्यों अनिका विक्की के लिए। विक्की कहता है कि कुछ नहीं। अनिका फिर गुस्से में पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है। अब वह थोड़ा सा घबराते हुए अपनी बीमारी के बारे में बताता है, मुझे ब्रेन ट्यूमर का कैंसर हो चुका है, इसलिए जब दमयंती ने मुझे आकाश को मारने के लिए बोला था तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं अब मरना पसंद करूंगा। इससे ज़्यादा धोखा मैं और अपने सपनों को नहीं दे सकता, और मेरे अपने ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आकाश के साथ तुम सबको अपना माना था। अब अनिका को आज विक्की की आंखों में कोई सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए अब अनिका विक्की से कोई बदला नहीं लेना चाहती थी। वह उसको उसी के हाल पर छोड़कर वापस मारवा हाउस जाने लगती है। लेकिन अनिका को तभी कुछ बात याद आती है। वह वापस विक्की की तरफ मुड़ती है और आराम से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर विक्की से पूछती है, तुम क्या मुझे बता सकते हो आखिर दमयंती के बारे में, कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो कौन है और कैसी है, उसका कोई अपना है या नहीं, क्योंकि तुम सागर सान्याल और तुम दमयंती के बेटे के कुछ खास ही थे। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम दमयंती के पास्ट के बारे में कुछ जानते हो तो प्लीज मुझे बता सकते हो। अनिका कहती है कि अब तक तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब तुमने मेरा साथ देना होगा। विक्की हाँ भी भर देता है और कहता है, हाँ अनिका, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब अनिका कहती है, चलो ठीक है। अब अनिका कहती है, तुम योगराज के कुछ खास थे। तभी विक्की हाँ में सिर हिला देता है। फिर अनिका उससे पूछती है, क्या तुम दमयंती के पास्ट के बारे में कुछ जानते हो। योगराज ना में सिर हिला देता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि योगराज के साथ मैं जब भी बैठता था दमयंती का नाम आते ही वो खुद अपने आप कांपने लग जाता था। अनिका कहती है कि चलो तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी बात आती है तो तुम जरूर मुझे बताना। अनिका 2 कदम अपनी गाड़ी की तरफ आगे की तरफ ही बढ़ाती है, लेकिन अब विक्की के दिमाग में एक बात आती है। विक्की अनिका को रोकते हुए कहता है, अनिका रुको। अनिका रुक जाती है और पलट कर विक्की की तरफ दोबारा से आ जाती है। मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने कई बार योगराज के मुंह से कुछ सुना था। अनिका कहती है, क्या सुना था, जल्दी बताओ। अब विक्की कहता है,
कई बार योगराज ने बताया था कि उसके गांव का नाम पाली है। वो राजस्थान का ही एक छोटा सा गांव है। अब अनिका कहती है कि ठीक है। अनिका ने ये बात अच्छे से समझ ली थी और जान भी ली थी कि अगर दमयंती का गांव हो सकता है तो वो पाली है। मुझे वहीं से कोई क्लू मिल सकता है। विकी कहता है, अनिका तुम कहाँ खो गई? अनिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, कहीं नहीं। तुम्हें और कुछ याद आए तो जरूर बताना। अब विकी कहता है, क्या तुम पाली जाने के बारे में सोच रही हो? अगर तुम सोच रही हो और जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब अनिका कहती है कि नो। विक्की चुप हो जाता है। अनिका अपने हाथ के इशारे से विक्की की तरफ एक इशारा करती है। विक्की समझ जाता है कि अनिका मुझे ही यहाँ से जाने के लिए बोलती है। विक्की अपनी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दमयंती का किला। अनोखी के आने पर दमयंती अपने आप को संभाल लेती है क्योंकि उसके पास रोने का एक सहारा था, यानी कि उसे कंधे की जरूरत थी। वो कंधा उसे मिल चुका था। फिर दोनों उसी लैब के लिए बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है जहाँ पर लच्छो और रुद्रमा देवी का चेकअप चल रहा था। दमयंती जैसे ही अपने कमरे से बाहर की तरफ कदम रखती है, सभी औरतें सिपाही चौकी काम में लगी हुई थी। उन्हें पता चल जाता है कि दमयंती देवी बाहर की तरफ आ रही है। सभी औरतों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उनकी माँ साहब ने अपने आप को अंदर ही बंद कर लिया था और सभी औरतें के फेस पर हल्की सी स्माइल के साथ वो सभी अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं और सिर झुका लेती हैं। उसके बाद सभी औरतों ने अपने माथे को जमीन पर रख लिया था, मानो सभी औरतें अपनी खुशी को जाहिर कर रही थी। अब सभी को दमयंती कहती है, तुम्हें घबराने व किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ साहब बिल्कुल ठीक हैं। और सभी औरतें माँ साहब पुकारने लग जाती हैं और सभी अपनी जगह पर वापस खड़ी हो जाती हैं। सभी औरतों को ऐसे माँ साहब का नारा लगाते हुए अनोखी भी खुश हो जाती है। वो भी उनका साथ देकर माँ साहब का नारा लगाने लग जाती है। अब दमयंती देवी अपने हाथ के इशारे से सब औरतों को चुप रहने का इशारा करती है तो दूसरी पल अपने दूसरे हाथ से कुछ इशारा करती है। सभी औरतें अब अपने काम में व्यस्त हो चुकी थी। दमयंती देवी वहां से चलती है और कदम लैब की तरफ बढ़ा लेती है और वह अनोखी के साथ चल ही रही थी। वह उसके साथ चलती चलती अनोखी को कुछ बातें बता रही थी। तुम्हें यहीं पर रहना होगा कुछ समय के लिए। यहाँ की भाग दौड़ तुम्हें ही संभालनी होगी कुछ टाइम के लिए। अब अनोखी खुश हो जाती है क्योंकि कब से वो इसी पल का तो इंतजार कर रही थी, क्योंकि हर टाइम वह लच्छो ही रखती थी। लेकिन अब उसने ये भाग दौड़ अनोखी को दे दी है। वो अनोखी अपना सिर झुकाकर माँ साहब हाँ में सिर हिला देती है। अब दोनों लैब में पहुंच जाती है। जैसे ही दमयंती देवी की आहट अंदर वाली औरतों को सुनाई देती हैं, सभी डॉक्टर सिपाही अपने जहाँ पर वो खड़ी थी उनसे दो कदम फिर पीछे की तरफ कर लेती हैं। फिर दीवार के साथ जाकर सट कर खड़ी हो जाती हैं क्योंकि दमयंती देवी ने जैसे ही दरवाजा खोला वे सभी औरतें अपनी जगह से हट चुकी थी। जब वे औरतें अब तक लच्छो और रुद्रमा देवी के चारों तरफ ही घिरी हुई थी। वहाँ की सभी भागदौड़ वही संभाल रही थी क्योंकि दमयंती देवी ने उन्हें ये काम दिया हुआ था। जैसे जैसे अनोखी और रुद्रमा देवी कमरे में आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, अनोखी देख पा रही थी कि दीवार पर सटकर जो औरतें खड़ी थी सभी के हाथ पैर काफी मूवमेंट कर रहे थे। इसे साफ पता लगा जा रहा था कि वे सभी घबराई हुई हैं। तभी उनमें से हिम्मत करके एक औरत कहती है, माँ साहब। तभी दमयंती जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर रुक जाती है। आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ाती, वह उस औरत की तरफ फेस कर लेती है। उसके साथ ही अनोखी भी कर लेती है। अनोखी वह औरत आगे कुछ कहती उससे पहले ही अनोखी को एक शरारत भरी चाल सूझती है। वो कहती है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे हाव भाव से सब पता लगाया जा रहा है तुम काफी परेशान हो। तभी एक औरत सिपाही कहती है, हाँ माँ साहब, बात ही कुछ ऐसी है। तभी अनोखी कहती है, सीधी बात बताओ क्योंकि पहेलियां सुनने का कोई भी हमारे पास टाइम नहीं है। अब वह औरत कहती है, माँ साहब, बात ऐसी है कि हम इन दोनों में से एक को बचा नहीं पाए।
वह आज सुबह 5 बजे ही हमें इस दुनिया को छोड़कर, हम सब को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। ये बात सुनकर दमयंती का दिमाग था वो सुन्न हो जाता है। उसके कानों में एक सर 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 की आवाज़ आने लग जाती है, मानो उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल सुन्न हो चुकी हो। लेकिन अनोखी फिर अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि किसके बारे में कह रही हो तुम, और कौन छोड़कर जा चुका है, जो कि अनोखी उनसे पूछ ही रही थी। आज इन दोनों में से एक हमें सुबह करीब 5 बजे का टाइम था, जो हमें और इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई है। ये बात सुनते ही दमयंती के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, वह आगे की तरफ या कुछ कह पाए ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था कि वह ना तो बोल पा रही है ना कुछ सुन पा रही है। उसके कानों में भी एक सन्नाटे जैसी आवाज़ आने लग जाती है, की। अब दोबारा से अपने आप को संभालती हुई दमयंती लंबी गहरी सांस लेती है और उसे छोड़ती है। अनोखी, जो कि दमयंती के साइड में ही खड़ी थी, वह उस औरत से पूछती है, इन दोनों में से ऐसी कौन है जो हमें छोड़कर चली गई है? तुम उसका नाम बताओ। जब तक वह औरत उसका नाम बताती तब तक दमयंती अपने कदम लच्छू की तरफ बढ़ा देती है और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा देती है। वह मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देख पा रही थी कि उसकी सांसें अभी चल रही है। अब दमयंती के होश अपने आप में संभल जाता है जब उसने मॉनिटर स्क्रीन पर उसकी हार्ट बीट, हर चीज़ों को एग्जामिन किया। अब दमयंती समझ चुकी थी कि लच्छू को कुछ नहीं हुआ, बल्कि रुद्रमा देवी हमें और इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है। अच्छे से लच्छू को देखने के बाद अब दमयंती देवी अपने 2 कदम पीछे की तरफ बढ़ाती है और थोड़ा सा मुड़कर रुद्रमा देवी के बेड की तरफ चली जाती है। वह उसकी मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखती है तो वह देख पा रही थी कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। इसका तात्पर्य ये था कि वह हमारे बीच अब नहीं रही। कहीं ना कहीं दमयंती के दिल को ठेस जरूर पहुंची थी, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेती है और इसके बाद कहती है, इसके अंतिम समय की तैयारी करो। फिर दमयंती देवी 2 मिनट रुक के मौन धारण के बाद फिर आगे बोलना स्टार्ट करती है। दमयंती सभी औरतों को, सिपाहियों को कहती है, ये अभी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये मर चुकी है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसने अपनी हक की लड़ाई में जान दी है, इसलिए ये शहीद हुई है। और शहीद व्यक्ति कभी भी नहीं मरते, बल्कि वह सभी के दिलों में अमर की छाप छोड़ जाते हैं, वह अमर हो जाते हैं। अब दमयंती देवी कहती है उन औरत सिपाहियों को, अब यहाँ से जाओ और बाहर इसकी विदाई की तैयारी करो। वे सभी चली जाती हैं और दमयंती व अनोखी वहीं पर रह जाती हैं। अब दमयंती और अनोखी वापस लच्छू की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। दमयंती अनोखी से भी कहती हैं, तुम भी ये काम जल्द से जल्द हो जाए, इसकी तैयारी के लिए बाहर जाओ ताकि किसी से कोई भी गलती ना हो, क्योंकि उन सभी औरतों को ऑर्डर सुन के काम करने की आदत है, इसलिए मैं यहाँ पर बिजी हूँ। तुम भी बाहर जाकर देखो। हाँ माँ साहब। अनोखी भी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। दमयंती लच्छू के पास आकर उसे अच्छे से चेकअप करने लग जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर अपनी आंखों को साफ करती है, उसकी पल्स, उसकी बॉडी की हर एक छोटी से छोटी चीज़ का चेकअप करती है, यानी कि हार्ट बीट, पल्स और उसकी रक्त की चाप, हर चीज़ों को अच्छे से जायजा लेने के बाद वह जो कि उसने अपने पॉकेट में एक सिरिंज बनाकर रखी हुई थी, वह इंजेक्शन बाहर की तरफ निकालती है और वह लच्छू के हाथ में लगा देती है। जैसे जैसे दमयंती वह इंजेक्शन की दवाई उसकी बॉडी के अंदर उतार रही थी, ऐसे ऐसे लच्छू के शरीर में हल्की हल्की सी मूवमेंट हो रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी के अंदर कुछ हलचल होने लग चुकी है। वह दमयंती अब धीरे धीरे करके आराम से पूरी की पूरी डोज उसकी बॉडी के अंदर उतार देती है। फिर उस इंजेक्शन को तोड़कर साइड वाले डस्टबिन में फेंक देती है। यह डोज और कोई नहीं बल्कि वही थी जो सौम्या ने दमयंती के लिए बना कर दी थी, जो दमयंती ने कब से स्टोर करके रखी हुई थी, जिसे बॉडी के हार्मोन्स में काफी
चेंज आता है जिससे बॉडी ओल्ड से यंग हो जाती है। उस डोज के अंदर कुछ ऐसे हाइजीन थे जो हमारी बॉडी में काफ़ी चेंज लाते हैं और दमयंती को ये सही लगा कि वह लिए डोज लच्छों को दे दे, क्योंकि अभी यह उसके लिए ज़रूरी है। वह अगर जिंदा हो जाएगी तो ऐसी डोज बहुत सारी उसके आगे आ जाएंगी। अब दमयंती समझ चुकी थी कि इसे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए धीरे धीरे लच्छों को वहाँ छोड़कर रूम से बाहर आ जाती। दमयंती के दिल और दिमाग में जो चल रहा था अब किसी को नहीं पता था। वे सारी बातें बस दमयंती को ही पता थी कि उसे अब आगे क्या कुछ करना होगा, इसलिए उसने ये सभी बातें अनोखी को भी नहीं बताई। अब दमयंती ने सोच लिया था कि जो करना है बस उसे ही करना है, इसलिए चुपचाप ही करना बेहतर होगा। दमयंती के फेस पर अब स्माइल आ जाती है क्योंकि उसकी दुनिया लच्छो है। वह उसके सिवा किसी को भी अपना सगा नहीं मानती, या फिर ये कहे कि वही उसकी अपनी है, उसकी दुनिया है जो अब इस खतरे से बाहर है। दमयंती एक लंबी गहरी सांस लेती है, फिर उस सांस को कुछ टाइम अंदर रखती है, फिर छोड़ देती है। ऐसा वह 3 से 4 से 5 बार करती है। अब दमयंती अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी। दमयंती एक अंधेरे गलियारे से होती हुई आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। वहाँ पर कोई पानी के लिए पुकार रहा था। वह पानी की गुहार लगा रहा था। तभी दमयंती वह दरवाजा खोलती है। इस दरवाजे की एक ही चाबी थी, वह खुद दमयंती के ही पास थी। दमयंती उस दरवाजे अपनी चाबी से दरवाजे को खोलती है और आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है। वहाँ पर आगे की तरफ जैसे ही बढ़ती है वहाँ पर एक अलमारी रखी हुई थी। वह काफी पुरानी थी, लकड़ी से बनी हुई थी। उसको जैसे ही दमयंती हाथ से हिलाती है एक ऑटोमेटिक दरवाजे की आहट होती है। वह दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नज़ारा बिल्कुल ही बाहर के नज़ारे से बिल्कुल विपरीत था। वहाँ पर रोशनी की अच्छा प्रबंध था और घर में जितनी चीज़ों की फैसिलिटी होती है सब चीज़ों की फैसिलिटी उस रूम के अंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो दिन और रात जितना मुकाबला होता है उतना ही उस कमरे और बाहर की दुनिया में था, क्योंकि अंदर बैठने के लिए अच्छे सोफे थे, टीवी थे, हर जरूरी का सारा सामान उस कमरे के अंदर मौजूद था। दमयंती उस कमरे की तरफ अब अपने कदम बढ़ा की बीमारी से तड़प रहा था। वह बेड पर लेटा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, वह खुद पानी पीने के हाल में नहीं था और बीमारी से करहा रहा था कि पानी पानी पानी, क्योंकि पास रखा मटका उसके बेड के पास ही था। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर पानी पी सके। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे उठा नहीं जाता। वह वापस धड़ाम से बेड पर ही गिर जाता है। अब दमयंती उस आदमी की तरफ ही अपने कदम बढ़ा देती है। दमयंती उसकी तरफ चलती हुई बीच में रुक जाती है और पानी का गिलास मटके से भर लेती है। फिर उस आदमी की तरफ दोबारा कदम बढ़ा देती है। उस आदमी के पास जाने के बाद उसे सिर से पकड़ती है और बिठाने देती है और वह बेड के पीछे वाले बैक रेस्ट पर उसकी बैग लगाकर उसके बिठाकर उसे पानी पिलाती है। फिर उसकी टेबल पर जो मेडिसिन वगैरह रखी थी उनमें से मेडिसिन निकाल कर उस आदमी को दे देती है और आदमी उन मेडिसिन को खा लेता है और फिर आराम से उसे लेटा देती है। अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर कहता है, तुम्हें आने पे इतना टाइम क्यों लग गया? दमयंती उस आदमी को आंसर देती है, बस ऐसे ही। अब वह आदमी आगे कहता है, तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है मानो मौत से डर कर भाग कर आई हो। अब दमयंती का गुस्सा मुंह को आ जाता है। वह उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहती है, हाँ लड़कर आई हूँ, लेकिन मैं नहीं, तुम्हारी बेटी मौत को गले लगाकर आई है। अब वह व्यक्ति कहता है, मेरी बेटी? दमयंती कहती है, हाँ तुम्हारी बेटी लक्ष्मी। अब उस व्यक्ति को आंखों से पानी आने स्टार्ट हो जाता है। फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या वो अब खतरे से बाहर है? अब दमयंती कहती है, हाँ वो खतरे से अब बिल्कुल बाहर है, या ये कहे कि वो पहले से भी बहुत अच्छी है। वह व्यक्ति वापस उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे उठा नहीं जाता। वह वापस बेड पर गिर जाता है। दमयंती कहती है, परेशान मत हो, वह खतरे से बिल्कुल बाहर है।
अब वह व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसे अपने इस खेल में शामिल मत करो, लेकिन तुम नहीं मानती। मेरी बेटी को मुझसे अलग तो किया, लेकिन उसे इस खतरों वाली दुनिया में भी आगे की तरफ बढ़ा दिया। अगर तुम चाहती तो उसकी सलामती के लिए उसे अच्छा भविष्य दे सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब दमयंती कहती है, वो तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है, दमयंती की इकलौती औलाद। मैं उसे अमर बनाने के लिए ये सब खेल रच रही हूँ, तुम्हें क्या पता। अब उस व्यक्ति की आंखों में और भी आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। दमयंती अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वो मेरी बेटी है, जैसा मैं चाहूँ ऐसा मैं उसके साथ कर सकती हूँ। अगर मैं उसको जान दे सकती हूँ तो उसकी जान ले भी सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है। अब वह व्यक्ति आराम से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने बेड पर सिरहाना लगाकर आराम से लेट जाता है। लगातार उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दमयंती वहां से खड़ी होती है और वापस बाहर की तरफ कदम बढ़ा देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। बहुत मेहनत लगती है, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप अगर थोड़ी गलती है उसको थोड़ा सा इग्नोर करके तो लाइक तो एक बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताया करूँ। अगर आपको नेक्स्ट कुछ चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।